यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है जो आपके 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो प्रश्न लिए गए हैं वो बहुत ही मोस्ट रिपीटेड प्रश्न लिए गए हैं। पूरे के पूरे मॉडल पेपर को हम आंसर के साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बच्चों सभी लोग पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। बच्चों आपको बता दें, एक ये वायरल मॉडल पेपर है जो आपके पेपर में बोर्ड परीक्षा में सभी प्रश्नों को फंसा सकता है। हम जितने भी मॉडल पेपर करा रहे हैं, अगर आप सारे मॉडल पेपर देख रहे हैं तो ज़रूर आप 95 प्लस मार्क्स साहित्य हिंदी में ज़रूर स्कोर कर पाएंगे। बच्चों आपको पूर्णांक 100 अंकों का होगा और बच्चों आपको समय मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट जो है आपको आयोग की तरफ से प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, यानी बोर्ड की तरफ से प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। 3 घंटे पूरे के पूरे आपको लिखने के लिए मिलेंगे। बच्चों कुछ सामान्य निर्देश की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में बच्चों 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। सबसे पहले बच्चों हम खंड का देखेंगे। खंड का के जो पहला और दूसरा प्रश्न है, इसमें आपके 5-5 एमसीक्यूज यानी 10 एमसीक्यूज आएंगे। और बात बच्चों यहाँ से 10 के 10 एमसीक्यूज आपके पूरे के पूरे बोर्ड परीक्षा में जो एमसीक्यूज आपके इस पेपर में आएंगे वो सारे हमारे मॉडल पेपर से पढ़ेंगे जरूर। तो सभी लोग वीडियो जरूर देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले खंड का पहला वाला प्रश्न देखेंगे हम। पहले का वाला है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं बच्चों। ऑप्शन 1 दे रखा है गंग कवि, दूसरा दे रखा है राम प्रसाद निरंजनी, तीसरा दे रखा है दौलत राम और चौथा दे रखा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है बच्चों? राम प्रसाद निरंजनी हैं। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। और ये जो भाषा योग वशिष्ठ जो रचना है ये कब लिखी गई थी? तो बच्चों ये 1741 में लिखी गई थी। और इसे जो है हम खड़ी बोली गद्य की, परिमार्जित खड़ी बोली गद्य की प्रथम महत्वपूर्ण रचना मान सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले बच्चों। पहले का खा वाला, भारतेंदु युगीन लेखक नहीं है, यानी भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। तो आपको इसमें से इन चारों में से वो उत्तर पता करना है जो भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। तो आपको बता दें, जो बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठीक है, और किशोरी लाल गोस्वामी हैं। ये आपके तीनों ही भारतेंदु युगीन लेखक हैं। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी जो आपका तीसरा नंबर वाला है, ये जो है भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जो है ये छायोदोत्तर युग के लेखक हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। गा वाला प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 1 है नागार्जुन, मुक्तिबोध, अज्ञेय और रामचंद्र शुक्ल। ये तीसरा वाला है आपका अज्ञेय। तो सच्चिदानंद हीरानारायण वात्स्यायन अज्ञेय। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानारायण वात्स्यायन अज्ञेय जी की है। और यह एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे बच्चों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले का घा वाला, आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। आनंद कादम्बनी के संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन और कुबेरनाथ। तो आनंद कादम्बनी के जो संपादक हैं वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। यह एक पत्रिका थी और ये जो है यह पत्रिका क्या थी? ये भारतेंदु युगीन एक प्रतिनिधि पत्रिका भी मानी जाती है। ठीक है, अब आपको बताना है बच्चों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, ठीक है, संपादित पत्रिका का नाम बताना है कमेंट में आपको। चलिए अंग वाला प्रश्न देखेंगे बच्चों। आवारा मसीहा की विधा है। आवारा मसीहा की विधा है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा भी फिर से यह प्रश्न लिया है। तो आवारा मसीहा क्या है बच्चों? एक जीवनी है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आवारा मसीहा क्या है? यह एक जीवनी है। और जो आवारा मसीहा है किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों? तो ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है। किसके? विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। ठीक है, ये भी पूछा गया है। द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध जीवनी है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध जीवनी है आवारा मसीहा।
और ये किसके, जो महान कथाकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर आधारित है? महान कथाकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर ये आधारित है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरे का है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो देखिए कामायनी, प्रिय प्रवास, राम की शक्ति पूजा और साकेत। तो अब इसमें से आपको बताना है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? प्रिय प्रवास को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास की रचना किसने की थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने इसको लिखा है। और जबकि हम आपको बता दें कामायनी, तो कामायनी किसके द्वारा लिखा गया? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। और साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। राम की शक्ति पूजा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो राम की शक्ति पूजा किसके द्वारा लिखा गया है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरे का खा वाला है बच्चों, छायावाद की समय सीमा है। छायावाद की समय सीमा है 1918 से 1936, 1915 से 1930, 1921 से 1940, 1900 से 1938। तो 1918 से 1936 का जो समय सीमा है ये छायावाद की समय सीमा कहलाती है। ठीक है। और अगला प्रश्न हम देखेंगे दूसरे का गा वाला, हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं किसने कहा था? हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं किसने कहा था? तो ये कहा था अज्ञे जी ने। हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने कहा था। ठीक है। और ये जो पंक्ति है हम राही नहीं राहों के अन्वेषी है, यह पंक्ति तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे जी ने इसको बोला है या लिखा है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दूसरे का घा वाला है बच्चों कि मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। ठीक है। तो ये जो है महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। और महादेवी वर्मा को हम किसके नाम से जानते हैं? आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं बच्चों। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये भी पूछा गया है। आधुनिक मीरा के नाम से हम जानते हैं। और यह जो इनकी पंक्ति है उनकी प्रसिद्ध कृति सांध्य गीत, उनकी प्रसिद्ध कृति यानी जो है महादेवी वर्मा की सांध्य गीत से ये पंक्ति लिया गया। कौन सा? मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देते हैं यहाँ पे। चांद का मुंह टेढ़ा की रचना की विधा है। चांद का मुंह टेढ़ा, तो ये क्या है? एक काव्य है। क्या है बच्चों? ये काव्य है। और चांद का मुंह टेढ़ा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये काव्य लिखा गया गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा ये काव्य संग्रह किया गया है या ये काव्य कृति लिखी गई है। ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध इसके रचयिता है। चांद का मुंह टेढ़ा। तो बच्चों अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे तीसरा वाला, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पे बच्चों आपके 2 गद्यांश आएंगे, कोई एक गद्यांश आपको अटेंड करना है बच्चों। और प्रत्येक गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 नंबर का होगा, तो 5 गुणे 10 यानी 5 गुणे 2 10 नंबर का आपका ये गद्यांश आएगा। क्या है गद्यांश? पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे, साथ ही सहयुक्त भी रखे। यह जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। पुरुष अपने अहम से वियुक्त होता है तभी भाग्य से संयुक्त होता है। लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से विलग और विमुख कर देते हैं। पुरुष का अर्थ क्या पशु का ही अर्थ है? बल विक्रम तो पशु में ज़्यादा होता है, दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है। लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न और श्रेष्ठ है तो इस अर्थ में कि वह केवल हाथ पैर चलाना नहीं है, न क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग की भावना है। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है भाग्य और पुरुषार्थ और लेखक है इनके जैनेन्द्र कुमार। ठीक है। इस प्रकार लिखने पे आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो रेखांकित अंश है इसे व्याख्यात करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखा है लेखक ने कि रेखांकित अंश में यह कहा गया है कि पुरुषार्थ केवल शारीरिक श्रम या क्रियाकलाप नहीं है। असली पुरुषार्थ वह है जिसमें मानवता का स्नेह और सहयोग की भावना शामिल है। जब व्यक्ति अपने अहंकार से दूर होकर दूसरों के साथ मिलकर कार्य करता है तब वह भाग्य के साथ जुड़ता है।
इस विचार से यह स्पष्ट होता है कि पुरुषार्थ का वास्तविक अर्थ केवल शारीरिक मेहनत नहीं, बल्कि यह मानवता और सामूहिकता का प्रतीक है। फिर बच्चों तीसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, पुरुषार्थ किसे कहते हैं? तो पुरुषार्थ उस प्रयत्न को कहते हैं जो व्यक्ति को सप्रयास सचेतन रखे और साथ ही सहयोगी बनाए। यह भाग से जुड़ने का माध्यम है जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ करके दूसरों के साथ मिलकर कार्य करता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न पूछा है चौथा वाला कि पुरुष और पशु में क्या अंतर है? तो पुरुष और पशु में मुख्य अंतर यह है कि पुरुष केवल शारीरिक बल और दौड़ धूप करने के बजाय स्नेह और सहयोग की भावना के साथ काम करता है, जबकि पशु केवल अपनी शारीरिक क्षमता पर निर्भर होता है। पुरुष अपने विचार, संवेदनाएं और संबंधों से जोड़ता है। फिर पांचवा प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पुरुषार्थ किस प्रकार दिखाई देता है? तो पुरुषार्थ का प्रदर्शन स्नेह और सहयोग की भावना के माध्यम से होता है, जबकि व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, अपनी शक्ति का उपयोग समाज के हित में करता है, तब वह वास्तविक पुरुषार्थ का परिचय देता है। फिर यहाँ पे अथवा में हमने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश फिर से लिया है जो आपका रिपीटेड है, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, इसको भी आप पढ़ के जाना बोर्ड परीक्षा में। मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थ में पृथ्वी का पुत्र है। इसको आपको व्याख्यात भी करना होगा। तो देखिए पहला प्रश्न सेम वही है कि पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा प्रश्न पूछा है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तीसरा प्रश्न है पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं। बच्चों चौथा प्रश्न है पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा जन के कारण ही प्राप्त करती है। अब रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में है कि जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती हैं, हमें प्यार करती हैं, इस प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसकी धूल में हम खेल कर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान है और पुरुष सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। फिर बच्चों दिए गए गद्यांश पद्यांश पर आधारित। अब चौथा प्रश्न आपका बच्चों पद्यांश पे होगा, 2 पद्यांश आपको आएंगे, 1 पद्यांश आपको करना होगा। सेम इसी तरह सेम प्रत्येक पद्यांश में आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 मार्क्स का होगा। तो 5 गुणे 2 10 नंबर का आपका पद्यांश भी आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे इम्पोर्टेंट पद्यांश ले रहे हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड पद्यांश है, इसको भी हम देखेंगे बोर्ड परीक्षा के लिए। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, पट तुम कटु कर नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर पारो, लो या मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर धारो। ठीक है ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए बच्चों। तो शीर्षक का नाम है गीत और कवि है इसके मैथिली शरण गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या की बात करें तो रेखांकित अंश की व्याख्या में है, उर्मिला काम व्यथित होने पर कामदेव से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे कामदेव, तो मुझे अपने पुष्प और वाणों से घायल मत करो, क्योंकि एक तो मैं अबला हूँ, दूसरी युवती हूँ और तीसरे वियोगिनी हूँ, इसलिए मेरे इस दशा को देखकर मेरे ऊपर कुछ तो दया कीजिए। फिर देखिए तीसरा प्रश्न है वसंत का मित्र कौन है? तो वसंत का मित्र कामदेव है। चौथा प्रश्न है उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है? तो उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को शिव का तीसरा नेत्र बताया है। पांचवा प्रश्न है उर्मिला ने अपने पति को किससे अधिक सुंदर बताया है? तो उर्मिला ने अपने पति को कामदेव से अधिक सुंदर बताया है। फिर देखिए अथवा में दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पद्यांश है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भेजे मन भावन के ऊधो के आवन की, सुध ब्रज गावन में पावन जबे लगी, कहे रत्नाकर ग्वालिनी की, झोरी झोरी दोरी दोरी नंद पोरी आवन तबे लगी, उछकी पद कंजन के पंजन पे, पेख पेख पाती छाती छोनी छबे लगी,
हमको लख्यों है कहाँ, हमको लख्यों है कहाँ, हमको लख्यों है कहाँ, कहन सबे लगी। तो ये आपका पद्यांश हो गया बच्चों। तो उपर्युक्त पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है उद्धव प्रसंग और कवि हैं इसके जगन्नाथ दास रत्नाकर। इस प्रकार लिखने पे आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो रेखांकित अंश है इसको क्या करना है, आपको व्याख्यात करना है। फिर देखिए गोपियों के अत्यंत व्याकुल होने के कारण को स्पष्ट कीजिए। तो कवि कहते हैं कि जब गोपियों को यह ज्ञात हुआ कि उद्धव उनके प्रिय श्री कृष्ण का कोई संदेशा लेकर आए हैं तो वे अपने प्रियतम को संदेश जानने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठती हैं। फिर यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न है, हम लख्यों है कहाँ, कहन सबे लगी। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि सभी गोपियाँ अपने प्रियतम द्वारा भेजे गए संदेश को जानने हेतु उत्कंठित हो उठी हैं। वे सभी उद्धव से जानना चाहती हैं कि उनके प्रियतम में उनके लिए क्या क्या संदेश भेजे हैं। वे सभी अपने अपने संदेश को सुनने के लिए अत्यंत व्याकुल हो चुकी हैं। पांचवा प्रश्न है बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश के अलंकार और सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो झौरी झौरी दौरी दौरी उछक उछक पेख पेख में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और छाती छोहनी छबे में अनुप्रास अलंकार है बच्चों। और पद कंजनी में रूपक अलंकार है। फिर पांचवा प्रश्न जो आएगा वो लेखक की जीवनी परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मैंने बता दिए, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तीनों को तैयार करोगे एक जरूर आपका फंस जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो अब हम कवि का जीवन परिचय उनकी कृतियों का उल्लेख करेंगे, जिसमें हमने जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंदन बता दिया। इन तीनों में से एक प्रिपेयर कर लो, इन तीनों को प्रिपेयर कर लो, कोई एक नायक आपका आ जाएगा। फिर छठा प्रश्न जो आता है बच्चों, कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए या फिर बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का सचित्र चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये आपका 5 नंबर में कहानी से प्रश्न आएगा। फिर 7वां प्रश्न आपका स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना होगा। तो आप जब जो भी आपके जिले में खंड काव्य पढ़ रहे हो, स्वपठित खंड काव्य, या जैसे कि रश्मि रथी पढ़ रहे हो, या फिर श्रवण कुमार पढ़ रहे हो, या फिर मुक्ति यज्ञ पढ़ रहे हो, या फिर त्यागपति पढ़ रहे हो, सत्य की जीत पढ़ रहे हो, आलोक वृत्त पढ़ रहे हो, कुछ भी जो भी आप पढ़ रहे हो उस प्रश्न का उत्तर आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे खंड खा में बच्चों हम यहाँ पे अनिवार्य संस्कृत देखेंगे। अनिवार्य संस्कृत का हम 8वां वाला प्रश्न लेंगे। 8वें का जो दे रखा है सबसे महत्वपूर्ण जो है गद्यांश हम ले रहे हैं। इसमें निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो इसमें भी आपको 2 आएगा, कोई एक ही अटेम्प्ट करना होगा। और इसमें आपको संदर्भ लिखना और फिर हिंदी अनुवाद। 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने के मिलेंगे और 5 नंबर हिंदी अनुवाद के, यानी गद्यांश से आपको 7 नंबर मिल जाएगा संस्कृत गद्यांश से। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमने गद्यांश लिया है बच्चों। यहाँ पे देखेंगे संस्कृत साहित्य से आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासा, कवि कुलगुरुआ, इसको आप पढ़ लीजिए। और उपयुक्त गद्यांश को पढ़ करके हमें पता चला है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से ये अवतरित है, जिसका अनुवाद है कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास तथा अन्य कवि भास, भारवी, भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय तथा वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। अतः ठीक ही कहा गया है, देववाणी सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर एवं दिव्य है। फिर देखिए अथवा में सबसे इम्पोर्टेंट फिर से लिया गया है इम्पोर्टेंट गद्यांश यहाँ पे बच्चों। अतीते प्रथम कल्ये जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वा कार्य परिपूर्णम पुरुषम राजान मुरकुम्मम। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है। इस पद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम खंड से अवतरित है और जिसका यहाँ पे अनुवाद मैंने लिख रखा है। तो आप पूरा का पूरा अनुवाद पॉज करके पढ़ लीजिए। फिर बच्चों यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने श्लोक लिया है जो आपके परीक्षा में रिपीट हो रहा है बार बार। अच्छा, आपका संदर्भ सहित इस 2 श्लोक आएंगे, दोनों श्लोक में से कोई एक आपको उसका संदर्भ सहित आपका हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो यहाँ पे हमने जो इम्पोर्टेंट लिया है
यहाँ पे देख लीजिए ये वाला जो है सुखालिनुलोआयम सौमित्रे काला प्रचुर मनमंथा। ठीक है, तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वसंत खंड से उद्धृत है। हे लक्ष्मण, सुखद समीर वाला यह समय अति कामोद्दीपक है। सौरभ युक्त इस वसंत माह में वृक्ष फूल और फलों से युक्त हो रहे हैं। फिर यहाँ देखिए अथवा में दे रखा है, अभी बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ये भी दे रखा है, तो आपको भी दोनों प्रिपेयर करना है। और ये हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाष रत्न नामक पाठ से यह अवतरित है, जिसका यहाँ पे अर्थ भी लिखा है। तो इस प्रकार आपको पद्यांश से भी 7 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर आपको संदर्भ का, 2 नंबर 5 नंबर अर्थ लिखने का। फिर आपके संस्कृत में प्रश्न उत्तर आएंगे, तो यहाँ पे 4 प्रश्न उत्तर हमने लिख रखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको याद कर लीजिए। फिर आपका बच्चों रस छंद अलंकार से आता है, तो यहाँ पे देखिए श्रृंगार रस अथवा शांत रस की परिभाषा पूछा है, श्लेष अलंकार अथवा अतिशयोक्त अलंकार की परिभाषा पूछा है, दोहा और रोला छंद की परिभाषा पूछा है। तो रस छंद अलंकार से 6 नंबर का आएगा, 2-2 नंबर के, तो ये भी आपको प्रिपेयर करना है। और आपको निबंध प्रिपेयर करना है बच्चों, बेरोजगारी की समस्या, इनमें से कोई 5 में से एक आप 5-6 निबंध तैयार कर लो, एक आपका एक ना एक फंस जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे आ जाइए, आपका संस्कृत के कुछ व्याकरण वाले प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 12 के का है, गायिका का संधि विच्छेद होगा, गायिका का संधि विच्छेद होगा। तो गायिका का संधि विच्छेद कौन सा होगा भाई, आपको बताना है। तो आ वाला हो जाएगा बच्चों, गय प्लस अका, गायिका, अयादि संधि होगा। फिर है रामश्यते का संधि विच्छेद है बच्चों, रामश्यते, तो रामस प्लस शते, बा वाला सही हो जाएगा, रामश्यते, व्यंजन संधि हो जाएगा इसमें। उच्चारणम में संधि बचाना है, तो उच्चारणम में व्यंजन संधि है। फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी 2 के समास का नाम लिखिए। तो यथाशक्ति, यथाशक्ति में आपको अलंकार बच्चा बताना है, तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव, सॉरी अलंकार बोल रहा हूँ, यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। ठीक है, और नील कमलम में कर्मधाराय समास है, नीलम चा तत्कमलम। चंद्रशेखरा में बच्चों बहुव्रीहि समास है, चंद्र शेखरे यस्य अर्थात शिव, चंद्र शेखरे यस्य अर्थात शिव, तो चंद्रशेखरा में बहुव्रीहि समास है। फिर देखिए यहाँ पे आपको एक पत्र आपको अटेंड करना है, तो यहाँ पे जो पत्र रखा है आप इसको अटेंड कर लेना, प्रिपेयर कर लो अभी से। 14वां प्रश्न पूछा गया है, तो 14वें में क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु में प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो दत्ता, तो दत्ता में क्या है अभी, दा धातु है और प्रत्यय उक्तक प्रत्यय है, पूजिता, तो पूजिता में आपको बताना है बच्चों। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो प्रभुता, प्रभुता में आप कौन सा प्रत्यय है, प्रभुता में इसमें तल प्रत्यय है, कौन सा बच्चों, तल प्रत्यय है, प्रभु प्लस तल, प्रभुता। बुद्धिमान, तो बुद्धिमान में मतु प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय बच्चों, मतु प्रत्यय है। और गता, ठीक है, प्रभुता में जो है तल प्रत्यय है और बुद्धिमान में मतु प्रत्यय है। फिर यहाँ पे देखिए ग्रामम अभिता पादेन खंज। ठीक है, इसमें बताना है कि प्रयोग संबंधित नियम का बताना है। तो पादेन खंज में क्या है, तृतीया विभक्ति है, पादेन खंज में तृतीया विभक्ति है, योनोंग विकार सूत्र से हो जाएगा। रामेण सा में भी तृतीया विभक्ति है, सयुक्ते प्रधाने सूत्र से ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये मैंने 2 आपका बता दिया, तो ऐसे ही आपका प्रश्न आएगा।